ये कहानी उत्तर प्रदेश के फिरोज़ाबाद और हरियाणा के फरीदाबाद के बीच है। फरीदाबाद आप सबको पता है दिल्ली से बिल्कुल सटा हुआ इलाका है और एक इंडस्ट्रियल हब के तौर पर जाना जाता है। और इसी शहर में वो घटना हुई है जिसका अब मैं आप सबके सामने जिक्र करने वाला हूं, जिसके बारे में मैं आप सबको बताने वाला हूं। असल में फरीदाबाद में एक शख्स रहा करता था, नौजवान लड़का, अरुण नाम था उसका, अरुण कुमार। और वो जो है एक बिजनेसमैन फैमिली का बेटा था, मतलब पिता के कपड़ों की दुकान थी और पिता के बाद वारिस के तौर पर वो कपड़े का कारोबार संभालता था। जब शादी की उम्र हुई तो घर वालों ने तय किया कि बेटे की शादी करनी है और रिश्ते की तलाश शुरू हुई। जब शुरू हुई तो उनको किसी कनेक्शन से उत्तर प्रदेश के फिरोज़ाबाद में एक लड़की का पता चला। ये फिरोज़ाबाद शहर के खेड़ा मोहल्ले की रहने वाली एक लड़की थी जिसका नाम था तन्नू राजपूत। तन्नू जो है एक बिल्कुल सीधी सादी लड़की थी और घर में ही रही। बहुत ज़्यादा बाहर का एक्सपोजर उसके जीवन में नहीं था, मतलब कहीं बाहर गई हो, पढ़ी हो, कोई बहुत हायर स्टडी की हो, ये सब नहीं था। वो क्लास 10th तक पढ़ी हुई थी। तो अरुण कुमार और उनके परिवार के लोगों को भी एक ऐसी ही घरेलू लड़की चाहिए थी जो हाउसवाइफ की भूमिका निभा सके। दोनों परिवारों के बीच में बातचीत हुई, कुछ मीडिएटर थे बीच में, जैसा कि तकरीबन हर मामले में होता है, और अरुण और तन्नू की शादी तय हो गई। इसके बाद शादी हुई 19 मार्च 2023 को। धूमधाम से शादी हुई। दोनों परिवारों ने अपनी अपनी तरफ से जो बेस्ट कर सकते थे अपने बच्चों के लिए उन्होंने किया। सैकड़ों लोग आए, बधाइयाँ दी। शादी के कुछ दिनों तक सब कुछ ठीक रहा, लेकिन इसके बाद तन्नू और अरुण में अक्सर विवाद रहने लगा। तन्नू और अरुण में तो तन्नू जो है उसकी बात बात पर अपने पति अरुण से लड़ाई होती थी और कई बार ऐसा भी मौका आता था जब ससुराल के बाकी लोगों के साथ भी तन्नू की लड़ाई होती थी और अरुण जो है अपने घर वालों का, यानी अपने मम्मी पापा, भाई बहन, इन लोगों का साथ दिया करता था। तो देखा जाए तो तन्नू अपने ससुराल में एक तरह से अलग थलग पड़ने लगी थी। कम से कम तन्नू का यही कहना था। बात जब बढ़ती है तो आपको पता है कि फिर बढ़ती ही जाती है, बेवजह की बातें और ज़्यादा बढ़ती हैं। तो बात दहेज की भी होने लगी थी और अब अरुण और उसके घर के लोग तन्नू को अक्सर दहेज के लिए ताना दिया करते थे, जली कटी बातें कहा करते थे और तन्नू से ये सब कुछ सहना बहुत मुश्किल होता था। अपने माता पिता, अपने पीहर, अपने घर वालों के बारे में किसी के लिए भी सुनना बहुत मुश्किल होता है, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो। तो तन्नू को ज़्यादा मुश्किल होती थी क्योंकि वो एक नए घर में आई थी और जहाँ सारे लोग एक तरफ थे और तन्नू अकेली थी, तो उसको एडजस्ट करने में बड़ी दिक्कत हो रही थी। कई बार तन्नू और ससुराल वालों के बीच में बड़ी लड़ाइयाँ हुई और जब जब लड़ाई होती थी तन्नू घर छोड़कर चली जाती थी और सीधे चली जाती थी अपने घर फिरोज़ाबाद। ये साल में 4-5 बार ऐसा हो ही जाता था और ये एक कॉमन प्रैक्टिस सा बन चुका था। दोनों परिवारों के लोग ये जानते थे कि तन्नू की लड़ाई हो गई है तो वो वापस चली आई है। फिर समझा बुझा कर, मना कर पीहर वाले भी भेजते थे और इधर से अरुण भी जाता था, लेकर आता था। तो ये सिलसिला चलता रहता था। तो कुल मिलाकर इनकी जो ज़िंदगी थी वो बहुत खुशहाल, बहुत अच्छी नहीं थी। लेकिन इतनी आसानी से हमारे समाज में अलगाव या तलाक भी तो नहीं होता। लोग कोशिश करते हैं निभाने की। आपको पता है कि अगर डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन हो, पति पत्नी लड़ भी रहे हों, तो भी अदालत जाने पर जो है वो फ़ौरन उन लोगों को तलाक नहीं मिलता, बल्कि उनको एक कूलिंग पीरियड दिया जाता है। इसके बाद समझाने बुझाने का सिलसिला चलता है, काउंसलिंग चलता है। तो इनके जीवन में भी जो है बात कई बार तलाक तक उठी, लेकिन तलाक तो हुआ नहीं। हालांकि कोर्ट तक गए थे या नहीं इसकी मुझे कोई जानकारी नहीं है, लेकिन लड़ाई झगड़े में इस तरह की बातें उठी थी। बहरहाल अब हुआ ये कि इस साल 2025 में 23 अप्रैल को, यानी आज से तकरीबन 2 महीने पहले, तन्नू जो है अपने ससुराल से लड़ झगड़ कर फिर कहीं गायब हो गई। ससुराल वालों को पूरा पता था कि भाई घर से निकली है तो ये ज़रूर मायके जाएगी। ससुराल वालों ने मायके वालों को फ़ोन कर दिया और कहा कि देखिए जी, आपकी बेटी आज फिर से लड़ाई झगड़ा करके घर से निकल गई है। मायके वाले इंतज़ार करते रहे कि लड़ाई झगड़ा हुआ है तो अगर बेटी निकली है तो आएगी, लेकिन 23 तारीख का दिन गुजर गया, वो तन्नू नहीं आई। फ़ोन करते रहे मायके वाले, फ़ोन तन्नू का स्विच ऑफ आ रहा था। वो बेचैन हो गए। फिर 24 तारीख का दिन आया
इंतज़ार चलता रहा, लगातार तन्नू को लोकेट करने की कोशिश करते रहे लेकिन उसका फ़ोन नहीं मिल रहा था। ससुराल वालों से बात की तो ससुराल वालों ने कहा कि हमने तो आपको बता दिया था कि ये 23 को ही चली गई है, क्या अभी तक पहुंची नहीं? वो भी बहुत हैरान हुए। तो दोनों परिवार जो है एक दूसरे से बात करते रहे, तन्नू को ढूंढने की कोशिश करते रहे लेकिन तन्नू का कोई भी अता पता नहीं था। इस बीच चूंकि लास्ट लोकेशन जाहिर सी बात है ससुराल में ही थी, फरीदाबाद में, तो फिरोज़ाबाद से तन्नू के घर के लोग अपनी बेटी को ढूंढते हुए उसके ससुराल पहुंचे। ससुराल पहुंचने के बाद उन्होंने आमने सामने बातचीत की, गिले शिकवे तमाम बातें हुई, लेकिन ससुराल पहुंचने के बाद भी उन्होंने ये देखा, रियलाइज़ किया कि तन्नू वाकई नहीं है और ससुराल वालों को पता भी नहीं है, क्योंकि ससुराल वाले जो है वो बता रहे हैं कि झगड़ा हुआ था और फिर वो गुस्से में अपना सामान वगैरह लेकर निकल गई थी हमेशा की तरह। और उन्होंने एक वीडियो भी दिखाया तन्नू का, जिसमें तन्नू गुस्से में ये कह रही थी कि आपसे अब मेरा निभ नहीं रहा, अक्सर हमारे लड़ाई झगड़े होते हैं, मैं घर छोड़कर जा रही हूँ, चली जाऊँगी। और उस वीडियो में तन्नू जो है ससुराल वालों से शिकायतें करते हुए घर छोड़ने की बात कह रही थी। तो जब तन्नू के मायके वालों ने ये वीडियो देखा तो उन्हें भी समझ में आया कि अरे हाँ, ये तो वाकई वीडियो में भी कह रही है ऐसी बात। खैर, जो घर के लोग हैं, मतलब पीहर वाले, वो फरीदाबाद पुलिस के पास गए और फरीदाबाद पुलिस की डीसीपी सेंट्रल हैं उषा जी, उषा से उन्होंने मुलाकात की और मुलाकात करके डीसीपी से उन्होंने फरियाद की कि देखिए, हमारी बेटी की शादी यहाँ फरीदाबाद में हुई थी, हम फिरोज़ाबाद के रहने वाले हैं और बेटी जो है वो 23 अप्रैल से गायब, हम काफ़ी ढूंढ रहे हैं, मिल नहीं रहा है। और हमारे पास एक वीडियो भी उनके ससुराल वालों ने दिया जिसमें हमारी बेटी घर छोड़कर जाने की बात करी, आप ये वीडियो देख सकते हैं। तो पुलिस ने वो वीडियो भी देखा, लेकिन जिस तरह का ये पूरा सीक्वेंस था उससे यही लग रहा था कि लड़की जो है अपनी मर्ज़ी से घर छोड़कर कहीं चली गई है। एक वीडियो एविडेंस भी था अलबत्ता, तो इसीलिए पुलिस जो है अपने तौर पर ढूंढती रही और घर वालों से भी कहा कि अगर आप लोगों को पता चलता है तो बताइएगा। लेकिन वक्त गुजरता रहा और तन्नू का कोई भी पता नहीं चला। इसके बाद अप्रैल से लेकर जो है मई का महीना आ गया और अब जून का महीना चल रहा है। तन्नू के बारे में कोई सुराग, कोई जानकारी इतने दिनों में पुलिस को नहीं मिल पाई। हारकर पुलिस ने तय किया कि वो थोड़ा एक्टिव तरीके से, क्योंकि अब ये गुमशुदगी का मामला नहीं लग रहा था, जिस तरह से नंबर स्विच ऑफ हो चुका था और तकरीबन 2 महीने होने को थे और तन्नू के बारे में कोई अता पता नहीं चल रहा था, तो पुलिस को भी शक होने लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि तन्नू के साथ कोई साजिश हुई हो, ऐसा ना हो कि वो गायब ना हुई हो बल्कि गायब कर दी गई हो। तो ऐसे में पुलिस ने इस मामले में अब थोड़ा सा इंटरेस्ट लेना शुरू किया और पुलिस पहुंची फरीदाबाद के पल्ला रोशन नगर के उस मोहल्ले में, उस घर में जहां तन्नू का ससुराल था। पुलिस ने वहां जाकर सारी चीज़ों का बहुत बारीकी से मुआयना किया और पुलिस ने देखा कि ऐसे तो पूरा घर जो है उनका पहले से बना हुआ है, पुराना है, लेकिन घर के सामने, बिल्कुल मेन गेट के सामने कुछ सीमेंट वगैरह किया हुआ है, नए तरीके से सीढ़ी बनाई हुई है, सामने एक सड़क पर जो है एक सीमेंट का चबूतरा सा बना हुआ है। ये सारी चीज़ें पुलिस ने नोटिस की और पुलिस को देखकर ये जिज्ञासा भी हुई कि भाई ये मरम्मत या ये सीमेंट वगैरह आपने क्यों कराया, क्या मामला है। तो पता चला कि यहाँ जो है कुछ सीवर का टैंक वगैरह बिछाना था, जिसकी वजह से ये खुदाई वगैरह की गई थी। इस बीच जब तन्नू के घर वालों से पुलिस ने पूछताछ की तो तन्नू के घर वालों से पूछा कि अच्छा, आप लोग अपनी बेटी के ससुराल तो गए थे, आप लोगों को कोई अनयूजुअल या अजीब सी चीज़ नज़र आई? तो उन्होंने कहा देखिए, अनयूजुअल या अजीब तो नहीं, लेकिन उनके घर के सामने जो है उन्होंने नए सिरे से सीढ़ी वीढ़ी बनवाई थी और फिर सीमेंट से चिनाई की थी। हमें समझ में नहीं आया कि अचानक एक पर्टिकुलर एरिया में इस तरह का काम कराने की ज़रूरत क्या थी, जबकि सीढ़ी वगैरह उनके घर की बिल्कुल सही थी, जो हमें याद है पहले से। तो ये बात जब पुलिस ने सुनी तो पुलिस का माथा ठनका। असल में पुलिस ने भी यही चीज़ नोटिस किया था कि घर के सामने कुछ रिसेंटली कोई कंस्ट्रक्शन वर्क हुआ है। इस तरह के अनगिनत मामले इस देश में और दुनिया में होते हैं जब किसी का कत्ल कर दिया जाता है और कत्ल करने के बाद लाश को ज़मीन में गाड़कर या फिर किसी सीवर टैंक में डालकर ऊपर से उसकी चिनाई कर दी जाती है। ऐसे अनगिनत मामले होते हैं। आपको याद होगा, एक छत्तीसगढ़ में पत्रकार थे जिनकी हत्या हुई थी और उनकी हत्या करने के बाद उनके शव को भी एक सीवर टैंक के अंदर डालकर ऊपर से चिनाई कर दिया गया था। तो पुलिस को लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि यहाँ पर भी सीवर टैंक के बहाने कहीं कोई लाश दफन कर दी गई हो। लेकिन अब घर वालों से, ससुराल वालों से अगर पुलिस सीधे पूछती तो जाहिर है ससुराल वाले, अगर मान लीजिए उन्होंने कत्ल किया होता तो वो पुलिस को सच तो बताते नहीं, झूठ ही बोलते, तो फिर पुलिस के सामने थोड़ी और मुश्किल होती। तो पुलिस ने ये तय किया कि जिन कर्मियों ने, खुदाई करने वाले चाहे मजदूर हों या फिर वहाँ पर चिनाई करने वाला राजमिस्त्री हो, अगर इन लोगों से बातचीत हो जाए तो समझ में आ जाएगा कि वहाँ पर काम क्या हुआ था। पुलिस ने वाकई दिमाग लगाया और उस राजमिस्त्री तक पुलिस पहुँचने में कामयाब हो गई जिस राजमिस्त्री ने उस जगह
सीढ़ियाँ बनाई थी और पूरे एरिया की अच्छी तरह से जो है सीमेंटिंग की थी, जिसे हम बोलचाल की भाषा में चिनाई कहते हैं या हिंदी में चिनाई कहते हैं। तो राजमिस्त्री से जब हमने मतलब पुलिस वालों ने जब पूछा तो राजमिस्त्री ने जो बात कही उसके बाद पुलिस को यकीन हो गया कि यहाँ कुछ गड़बड़ ज़रूर है। राजमिस्त्री ने कहा कि साहब जब मैं वहाँ पहुँचा तो वहाँ एक बड़ा सा गड्ढा खुदा हुआ था और गड्ढे की खुदाई के लिए मजदूर भी मैं लेकर गया था, क्योंकि मुझसे बात हुई थी, वहाँ पर सीवर टैंक एक लगाने का प्लान था। तो मजदूर भी मैं लेकर गया था, गड्ढे की खुदाई भी मैंने करवाई थी और अगले दिन मुझे जाकर वहाँ सीवर टैंक इंस्टॉल करना था। उसकी मैंने पूरी पैमाइश तैयारी सब कुछ कर ली थी। लेकिन अगले दिन जब मैं पहुँचा तो मैंने देखा कि गड्ढा आधे से ज़्यादा भरा हुआ है मिट्टी से और उसके ऊपर ईंटें वगैरह रख कर अच्छी तरह से उसको सील पैक कर दिया गया है। थोड़ा बहुत सीमेंट भी डला हुआ था। तो मैं बहुत हैरान हुआ कि आपने तो सीवर टैंक के लिए गड्ढा खुदवाया था, मुझे आपने ठेका दिया सब कुछ बनाने के लिए, लेकिन यहाँ तो आकर मैं देख रहा हूँ कि आपने ये ईंटें वगैरह भर दी हैं, ये क्या मामला है। तो जो अरुण है दामाद यानी तन्नू का पति, उसके पिता भूप सिंह नाम है उसका। भूप सिंह ने कहा कि देखो ऐसा है, यहाँ पर सीवर का प्लान हमने कैंसिल कर दिया है, अब सीवर टैंक हम दूसरी जगह बनाएंगे, हमें कुछ आइडिया आया है तो हमने इस जगह को भर दिया है। तुम बस इतना करो कि इस जगह प्रॉपर सीमेंटिंग कर दो और इसके ऊपर हमारे घर के दरवाजे तक के लिए कुछ सीढ़ियाँ बना दो, जिससे एक्सेस हमारे घर का ईजी हो जाए। थोड़ी दिक्कत भी हो रही थी चढ़ने उतरने में। तो राजमिस्त्री को बड़ी हैरानी हुई और उसे लगा कि भाई इतना प्लानिंग करके इतना गड्ढा खुदवाया, पूरी तैयारी की, मजदूर लेकर आया, मरम्मत और सीमेंटिंग के लिए सारी चीज़ें लेकर आया, अचानक रातों रात इस गड्ढे को भरकर इस तरह से सीमेंट की चिनाई। लेकिन उसे क्या मतलब वो इस पर इससे ज़्यादा तो हैरानी ही हो सकता था। मतलब वो कोई जासूस या पुलिस वाला तो है नहीं कि इन्वेस्टिगेट करता। तो उसने उस पूरे जगह की अच्छी तरह से चिनाई कर दी, सीमेंट से ही उसने सीढ़ियाँ बना दी घर के लिए, अप्रोच के लिए, और फिर वहाँ से अपने हिस्से के पैसे लेकर वो चला गया। अब पुलिस वालों ने जब इस राजमिस्त्री से बातचीत की तो राजमिस्त्री ने ये कहानी सुनाई। पुलिस ने पूछा तुम्हें कोई हैरानी? बोला हाँ साहब, हैरानी तो बहुत हुई, क्योंकि ऐसा मैंने कभी देखा नहीं था कि कोई काम करने के लिए इतना दूर आगे बढ़ जाए, गड्ढे हो जाए, मजदूर बुला ले, खुदाई हो जाए, सीमेंट वगैरह की खरीद हो जाए और लास्ट मौके पर वो फिर से उस गड्ढे में ईंट भर दे और खुद ही भर दे। ऐसा नहीं कि किसी से भरवाए या हमसे बुलवाए, मजदूर लेकर आए, रातों रात इन्होंने भर दिया। हमें इस बात की भी बड़ी हैरानी हुई। राजमिस्त्री ने ये बात पुलिस को कही। अब पुलिस को पूरी तरह यकीन हो चुका था, क्योंकि पुलिस को तो शक हो ही रहा था। तन्नू के जो घर वाले थे उनको भी शक हो रहा था, राजमिस्त्री से बात की तो राजमिस्त्री को भी शक हो रहा था, घटना थी ही ऐसी। अब पुलिस वहाँ जेसीबी लेकर पहुँची और ससुराल वालों के सामने जो है उनके घर की खुदाई शुरू हुई। जब घर की खुदाई शुरू हुई तो तकरीबन 7-8 फीट का गड्ढा खोदते ही अंदर से कंकाल और हड्डियाँ बाहर आने लगी। इसके बाद अब घर वालों के सामने बचने का कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि अंदर से कंकाल बरामद हो रहा था। पुलिस वालों ने घर वालों को हिरासत में लिया, उनसे सख्ती की और पूछा ये क्या है। तो अब झूठ बोलने की कोई गुंजाइश बची नहीं थी। उन्होंने मान लिया कि हाँ ये उनकी बहू तनु की ही लाश है, क्योंकि तनु अक्सर जो है लड़ाई झगड़े किया करती थी और उसकी हमारे बेटे से निभती नहीं थी, तो हमने तनु की हत्या कर दी। गला घोंटकर 23 अप्रैल को ही तनु की हत्या कर दी गई थी और हत्या करने के बाद उसे उसी गड्ढे में दफना दिया गया था। हत्या की प्लानिंग शायद पहले से थी। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर राजमिस्त्री और मजदूरों को बुलाकर उस जगह पर सीवर टैंक बनाने के नाम पर ये गड्ढा नहीं करवाते। तो पहले से प्लानिंग इन्होंने कर रखी थी और करने के बाद उन्होंने साजिशन लाश ठिकाने लगाने के लिए अपने घर के सामने ही दरवाजे के पास दहलीज पर ही गड्ढा खुदवाया और उसमें तनु की लाश खुद ही अपने हाथों से डालकर मिट्टी और सीमेंट से जितना कर सकते थे कर दिया। बाकी का फिनिशिंग टच उन्होंने राजमिस्त्री से दिलवाया। अब जब ये खुदाई वगैरह हो गई और कंकाल मिल गया तो पुलिस ने सारे लोगों को गिरफ्तार कर लिया। इस मामले का आखिरकार पुलिस ने तकरीबन 2 महीने की तफ्तीश के बाद खुलासा किया। लड़की के घर वाले पुलिस की जांच से संतुष्ट ज़रूर हैं, लेकिन उन्हें इस बात की नाराज़गी है कि पुलिस ने इस मामले की तफ्तीश में इतना वक्त लगा दिया। उनका ये कहना था कि अगर पुलिस पहले फुर्ती दिखाती, जांच करती, तो शायद इस केस का खुलासा और पहले हो जाता। हालांकि बहन के बचने की गुंजाइश तो थी नहीं, क्योंकि जिस दिन इन्होंने हत्या की थी उसी दिन उन्होंने मायके वालों को फ़ोन करके जानकारी भी दी थी और तब मायके वालों ने भी नहीं सोचा था कि वाकई हत्या कर दिया होगा, मतलब कर दी गई होगी उनकी बेटी या बहन की। तो इसीलिए जो कत्ल था उसको तो टाल पाना या उससे बच पाना शायद नामुमकिन था। लेकिन ये केस और पहले सुलझ सकता था अगर फरीदाबाद की पुलिस थोड़ी और इनिशिएटिव लेकर पहले इस मामले को इन्वेस्टिगेट करती, ऐसा घर वालों का कहना है। और इस पूरी कहानी में, इस पूरी स्टोरी में कहीं ना कहीं फिर से उसी एक फिल्म का जिक्र आया जिस फिल्म को देखकर शायद भारत में सबसे ज़्यादा अपराध की घटनाएं हुई और जिस फिल्म का प्लॉट ऐसा था
कि कत्ल करने के बाद सबूत मिटाने के लिए हर दूसरा कातिल मुझे लगता है कि उसी फिल्म के प्लॉट का इस्तेमाल करता है। उस फिल्म का नाम मुझे अलग से बताने की ज़रूरत नहीं, आप सब जानते हैं, क्योंकि उस फिल्म के नाम का जिक्र कर करके मुझे लगता है कि हम सारे लोग, मतलब जिक्र करके हम और सुनकर आप ऊब गए होंगे। तो आज की ये पेशकश, ये कहानी यहीं तक।